सारे स्टूडेंट्स देखिए, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 2 दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1, जहां पर हमने देखा था डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्का हैलाइड्स, जहां पर एक अल्फा बीटा एलिमिनेशन का टर्म हमने सीखा था कि अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान अल्फा कार्बन कुछ खोएगा, बीटा कार्बन भी कुछ खोएगा। तो अल्फा कार्बन के पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए वो फंक्शनल ग्रुप को खो देता है। बीटा कार्बन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, इसलिए वो हाइड्रोजन खो देता है। तो अल्फा और बीटा दोनों ही कुछ कुछ खोएंगे, जिसकी वजह से उनकी वैलेंसीज फुलफिल नहीं होगी, इसलिए उनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और जिसी को हम कहते हैं अल्कीन। तो अल्कीन बनाने का ये मेथड था। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अल्काइड्स का अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और वहां पर हमने ये भी देखा था कि सिट्ज़ेफ रूल क्या होता है, या साइट्ज़ेफ रूल कहूं तो उसका मतलब क्या होता है। वो रूल कहता है कि जब भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन करो तो अल्फा फंक्शनल ग्रुप को खो देगा, पर वो बीटा हाइड्रोजन को खोएगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम पहले से कम है, और ऐसा करने पे आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक मेजर प्रोडक्ट होता है, और ऐसा नहीं करने पे आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक माइनर प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट कितने बनते हैं, 2। अगर आपके पास एक से ज्यादा बीटा है तो आपके पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन मेजर और माइनर को ढूंढने के वास्ते हम देखते हैं कि सिट्ज़ेफ रूल क्या कहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। अब इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अब इसका मतलब समझाता हूँ आपको क्या होता है, बट उसके पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स जो होता है ये भी एक अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का ही टाइप है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन का दूसरा नाम होता है बीटा एलिमिनेशन, या फिर आप इसको 1-2 एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहो या बीटा एलिमिनेशन कहो या 1-2 एलिमिनेशन कहो, सभी एक ही बात है। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का मतलब क्या होता है। डिहाइड्रेशन का सिंपल सा मतलब समझिए, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, इसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। जब भी वाटर लॉस होता है तो हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो हम देखते हैं किस तरह से वाटर लॉस होता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को समझने के लिए मुझे अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने एक जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर अल्कोहल का जनरल स्ट्रक्चर में लिखता हूँ कि अल्कोहल कैसे दिखते हैं। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड रहे होंगे, करेक्ट, और एक कार्बन के ऊपर अल्कोहल का यानी OH का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा। ठीक है, देखिए ये पूरा जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का है। ठीक है, और आजू बाजू के जो कार्बन से वहां पर और कोई कार्बन चेन हो सकती है या फिर हाइड्रोजन हो सकता है, ऐसा मैं कहूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोई अल्कोहल का मॉलिक्यूल है जिसका मैंने जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होने वाला है वो एक अल्फा बीटा टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो ध्यान से देखिए, इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन करने की कोशिश करते हैं कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन कुछ रिएजेंट की वजह से होगा। अब कैसे होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पहचानने आना चाहिए कि अल्फा कार्बन कौन होता है। बताइए अल्फा कार्बन कौन होता है। ऐसा कार्बन जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है उसी को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है इस कार्बन के पास है, तो ये जो कार्बन है वो एक अल्फा कार्बन हो गया। ठीक है, अब बताइए बीटा कार्बन कौन है। तो ऐसा कार्बन जिसके पास अल्फा कार्बन होता है, यानी देखो ये कार्बन अल्फा कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ऐसा कार्बन जो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बीटा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन में अल्फा विल एलिमिनेट समथिंग, बीटा विल एलिमिनेट समथिंग। मैंने आपको एक स्टेटमेंट भी दिया था कि जिसके पास जो होता है वही वो खोता है। अल्फा के पास फंक्शनल ग्रुप है OH का, तो अल्फा OH का फंक्शनल ग्रुप खोएगा। बीटा के पास हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन खोएगा। तो देखिए यहाँ पर अल्फा लूजेस OH, बीटा लूजेस H। तो ये H बीटा का है और OH अल्फा का है, दोनों अगर मिल जाए तो देखिए क्या बनता है, H2O बनता है। H2O मतलब क्या होता है बेटा, वाटर ही तो होता है। तो यहाँ से ये H और OH निकल जाएगा और वाटर का लॉस होता हुआ हमको नजर आ रहा है कि इस मॉलिक्यूल में से वाटर का लॉस हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या है। रिमूवल ऑफ वाटर या फिर लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, बाकी के बॉन्ड्स बरकरार रहेंगे। ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, तो इनकी बैलेंसेस डिस्टर्ब हो जाएगी, 3-3 हो जाएगी। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा, और जिसी की वजह से मैं कहता हूँ कि ये पाई बॉन्ड है, और ये जो कंपाउंड बन रहा है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, उसी को हम क्या कहते हैं, अल्कीन। तो देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स करने पे मेन रिजल्ट अपना अल्कीन बनता है, और इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि यहाँ से वाटर निकलता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा कि बहुत आसान है। अल्फा में से OH निकालना है, बीटा में से H निकालना है, और उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल के आना है, साइड प्रोडक्ट में वाटर लिख के आना है। देखिए लास्ट लेक्चर में भी हमने ऐसा ही कुछ किया था, बस वहां पर अपना कंपाउंड जो है वो अल्काइल हैलाइड था। तो आपने क्या किया था कि एक कार्बन से हेलोजन निकाला था, एक कार्बन से हाइड्रोजन निकाला था, तो यहाँ से HX निकला था। फिर वो HX अपने NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करता है और आपको न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट बना के देता है, यानी NaX या फिर KX और साथ में वाटर।
तो ऐसा कुछ हमने लास्ट लेक्चर में किया था। उम्मीद करता हूँ आप लास्ट लेक्चर देख के ही यहाँ पर आए होंगे, नहीं देखा है तो पहले लास्ट लेक्चर आप देखिए और फिर ही यहाँ पर आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन रहा था। वहां पर हमने जो एजेंट यूज किया था वो यूज किया था अल्कोहलिक KOH एंड अल्कोहलिक NaOH, ठीक है। पर यहाँ पर हम अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक NaOH यूज नहीं करने वाले, ठीक है। हम यहाँ पर दूसरा रिएजेंट यूज करेंगे क्योंकि आपका सबस्ट्रेट भी अलग है, अलग सबस्ट्रेट होगा तो अलग रिएजेंट लगेगा, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम जो सबस्ट्रेट यूज करने वाले हैं जो डिहाइड्रेशन करवाएगा, ठीक है, उसका नाम है H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते समय उसको बॉइल करना बहुत जरूरी है। एक रिएजेंट ये है सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में हीटिंग करना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड दो काम करता है, एक कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है, और दूसरा ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा एजेंट जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने में हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड दो काम कर रहा है, कैटलिस्ट यानी रिएक्शन को फास्ट भी करेगा, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी ये कंपाउंड इस वाटर के लॉस को रिमूव करने में, देखिए यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, ये वाटर के लॉस को करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपको किसी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड नहीं याद आता है तो आप एक ऑल्टरनेटिव रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए या तो ये यूज करिए और ये यूज कर सकते हैं Al2O3, इसे कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3, और इसके समय भी आपको हीट करना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना Al2O3 जो है वो पाउडर होता है, एक पाउडर्ड फॉर्म में होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो सोल्यूशन फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब आपको एक बात और मैं बता दूं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, आपको यहाँ ध्यान देना होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास में जो सबस्ट्रेट है वो 1 डिग्री अल्कोहल है, देखिए कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। अगर OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है तो पूरा अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है तो पूरा अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है तो पूरा अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल होगा, दैट्स इट। तो यहाँ पर अगर आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के यूज करने के दौरान आपको सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना यूज करना है, यानी उसका कितना स्ट्रेंथ यूज करना है, और उस समय आपको कितना टेम्परेचर लगेगा, दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और Al2O3 तो एक पाउडर है तो उसका कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, ठीक है, उसका सिर्फ और सिर्फ हीटिंग का टेम्परेचर होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते समय आपको दो चीजों की ध्यान रहना चाहिए कि कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए और कितना टेम्परेचर होना चाहिए, और Al2O3 यूज करते समय आपको सिर्फ कितना टेम्परेचर होता है यही ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड जो लगेगा वो 95% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा, ठीक है। और टेम्परेचर रेंज जो लगेगा वो आपको लगेगा अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस, जिसी को मैं केल्विन में कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ 443 केल्विन के आसपास। 170 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो जाता है रिएक्शन, पर मैं अभी के लिए 443 केल्विन लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब अगर मैं Al2O3 यूज करता तो मुझे यहाँ पर 673 केल्विन का टेम्परेचर यूज करना पड़ता, ठीक है। Al2O3 में थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा लगता है जब Al2O3 के यूज करके रिएक्शन करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से टेम्परेचर इतना ज्यादा जाता नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, अगर सपोज किसी वजह से आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल होता तो आपको जो सल्फ्यूरिक एसिड लगता है वो थोड़ा सा नॉर्मल वाला लगता है, यानी 60 डिग्री 60% कॉन्सेंट्रेटेड वाला सल्फ्यूरिक एसिड लगता है, और जो हीटिंग टेम्परेचर लगता है वो लगता है 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन के आसपास, ठीक है। और इसी समय अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड ना यूज करके Al2O3 यूज कर रहा होता तो टेम्परेचर रेंज लगता आपको 573 केल्विन, सही बात है। और अगर समझो किसी वजह से आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री यानी 363 केल्विन, और परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा बहुत ज्यादा कम, 20%, सिर्फ 20% में आपका काम हो जाएगा। और Al2O3 के दौरान अगर आपको टेम्परेचर रेंज यूज करना है तो वो लगेगा आपको 473 केल्विन। तो Al2O3 को याद रखना बहुत आसान है, 1 डिग्री होगा तो 673, 2 डिग्री होगा तो 573 और 3 डिग्री होगा तो 473, सही है। पर सल्फ्यूरिक एसिड आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ज्यादातर हम यही यूज करते हैं, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको देने के लिए बताया है, ये आपके बुक में बताया गया नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड जब आप यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड 95% लगेगा, 443 केल्विन लगेगा, ध्यान रखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। 2 डिग्री अल्कोहल के लिए 60% और 373 केल्विन लगेगा सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। और 3 डिग्री के लिए 20% और 363 केल्विन लगेगा सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये जो टेबल मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, इस टेबल को आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, और अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन आपको यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन किया है, लॉस ऑफ वाटर किया है, और इस तरह से मैं आपको अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ कि कैसे अल्कोहल से अल्कीन बनाया जाता है बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और यू कैन इवन यूज Al2O3,
ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे पॉइंट आपको क्लियर रहे होंगे। एक और बात, अल्फा बीटा एलिमिनेशन के दौरान आपको हमेशा याद रखना पड़ता है कि सिट्जेफ रूल लगाना ना भूलें। ठीक है, सिट्जेफ रूल कहो या साइडजेफ रूल कहो। ठीक है, सिट्जेफ रूल ये कहता है कि जब एक से ज्यादा बीटा कार्बन होंगे आपके पास में, तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का लॉस करवाना चाहिए जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन आइटम्स कम होते हैं। ऐसा करने पे आपको जो अल्कीन मिलेगा वो अल्कीन एक मेजर प्रोडक्ट होगा, और ऐसा नहीं करने पे आपको जो अल्कीन मिलेगा वो एक माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये रूल को ध्यान में रखते हुए हम आगे के थोड़े से एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसकी वजह से यहाँ पर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो रहा होगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलिए सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने अभी रियलाइज किया कि आपको थोड़ा लास्ट का लाइन नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दिया, आप देख सकते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। कहा गया है कि एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन इथाइल अल्कोहल। तो चलिए इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है हम देखते हैं। इथाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3 CH2 ये इथाइल ग्रुप है, और अल्कोहल ग्रुप यानी इस पर लगा हुआ होगा OH। ठीक है, तो चलिए इसका कॉमन नेम यहाँ पर लिखा गया है जिसका नाम है इथाइल अल्कोहल। तो हम इसका IUPAC भी नेम लिख देते हैं जिसका नाम होता है, 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, 1 पर ऑल है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दो ही कार्बन में क्या ही नंबरिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल इज एन IUPAC नेम। इस पर अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का एक्शन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक कैटलिस्ट का भी काम करता है, इसको हीटिंग की भी जरूरत होती है, और ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। मतलब ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन करवा के वाटर लॉस करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन करने के लिए आपको अल्फा कार्बन पहचानने आना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है वही कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होता है उसी को हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन क्या खोता है, फंक्शनल ग्रुप यानी OH ग्रुप खो देगा, और बीटा कार्बन क्या खोएगा, एक हाइड्रोजन। तो इसके पास CH3 है तो वो एक हाइड्रोजन को खोने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो आपको नहीं लगता ये ग्रुप हो जाएगा CH2, सही है। यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड एक CH2, और यहाँ से निकल जाएगा ये OH। तो ये OH और यहाँ से निकला हुआ एक H क्या बनाएगा, H2O, वाटर बनाएगा कि नहीं, सही बात है। तो देखिए अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर दोनों की एक एक वैलेंसी कम हो गई है जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसका नाम है इथीन। इथीन IUPAC नेम है, आप चाहे तो कॉमन नेम में इथाइलिन भी लिख सकते हैं, बस मेंशन कर देना कि ये कॉमन नेम है और ये IUPAC नेम है, ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी आपको लिखना चाहिए IUPAC नेम और ये है कॉमन नेम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो अल्कोहल है वो कौन सा डिग्री है। चेक किए, OH जो ग्रुप है वो इस कार्बन से लगा हुआ है, तो ये कार्बन का डिग्री क्या है, ये देखिए एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। तो पूरा का पूरा अल्कोहल जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल है। तो याद कीजिए सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि जब भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे और 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो आपने 95% कॉन्सेंट्रेटेड यानी ऐसा लिखना है 95% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर रेंज यूज होगा 443 केल्विन। तो आपको यू मेंशन करना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड के नीचे लिखना है 95% और एरो के नीचे लिखना है 443 केल्विन का टेम्परेचर। तब जाके ये रिएक्शन के आपको अच्छी तरह से 2 मार्क या 1 मार्क जितने भी मार्क्स में ये पूछा होगा आपको मिलेंगे। ठीक है, हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे उसका नाम लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिमिलरली अब आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 2 में आते हैं। देखिए क्या कहता है, एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, IUPAC नेम दे रखा है, प्रोप यानी कितने कार्बन होते हैं, 3। तो चलिए 3 कार्बन लिखते हैं, 1 2 और ये 3। N यानी सिंगल बॉन्ड, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड करा है। 2 पे ऑल, तो सेकंड कार्बन पर अल्कोहल का ग्रुप होगा कुछ इस तरह से। चलिए हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं, यहाँ आ जाएगी 3, यहाँ आ जाएगा 1 हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इसके ऊपर किसका एक्शन करने बोला है, सल्फ्यूरिक एसिड का एक्शन करने बोला है। हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन करवाएगा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा कार्बन कौन है, जिसके पास OH का फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए OH का फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पर है, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड 2 कार्बन है, ये और ये, तो इससे इसका भी नाम बीटा कार्बन है और इसका भी नाम बीटा कार्बन है। अब देखें ये बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन के पास में भी 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर दोनों बीटा कार्बन जो है वो सेम है, तो आप किसी भी एक बीटा कार्बन को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोनों बीटा कार्बन एटम अलग अलग होते, यहाँ पर CH2 होता और यहाँ CH3 होता, तो हम आगे की बात करते, पर यहाँ पर दोनों बीटा सेम है तो किसी एक बीटा को होल्ड कर लीजिएगा। तो मान लेते हैं, चलो मैं इस बीटा को होल्ड करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ क्योंकि दोनों सेम है, डजंट मैटर। तो अब क्या होगा बताइए, अल्फा लूजेस OH, बीटा लूजेस H, तो CH3 में से एक हट जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखो यहाँ वाला CH3 तो एज इट इज रहा होगा, आगे क्या हो जाएगा CH, इसका तो OH चले गया, ठीक है, और यहाँ से एक H चले गया, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2। अब देखिए इनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्लस H और OH मिलकर क्या बनाएगा, वाटर। तो यहाँ पर आपको जो कंपाउंड मिल रहा है वो मिल रहा है प्रोपीन, कुछ इस तरह से, ये उसका IUPAC नेम है। ठीक है,
तो ये अपना कंपाउंड बन रहा है। देखिए ये जो अल्कोहल है वो 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, OH ग्रुप इज कनेक्टेड टू 2 डिग्री कार्बन। तो मैंने आपसे क्या कहा था, सल्फ्यूरिक एसिड में जब भी 2 डिग्री कार्बन यूज करो या फिर 2 डिग्री अल्कोहल कंपाउंड यूज करो तो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, 60% हो जाता है, और टेम्परेचर क्या हो जाता है, 373 केल्विन हो जाता है। ये सारी चीजें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी चाहिए, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेकंड रिएक्शन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब तीसरा रिएक्शन देखते हैं हम लोग जरा। एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ये थोड़ा सा आपको लाइट की वजह से बराबर नहीं दिख रहा होगा, बट मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन के अपने बुक में लिख सकते हैं। एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो देखिए टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है कि टर्शरी कार्बन पर अल्कोहल लगा हुआ होगा, करेक्ट। तो ये देखिए टर्ट ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो ये हो जाएगा CH3, ये भी हो जाएगा CH3, ये भी हो जाएगा CH3। तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल एक कॉमन नेम दिया हुआ है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका IUPAC नेम अगर आप लिखे तो ये हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। आप बाद में घर पे ट्राई करके लिख सकते हैं, लॉन्गेशन सिलेक्ट करके एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसके ऊपर H2SO4 का एक्शन करने बोला है। H2SO4 बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कैटलिस्ट भी है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करवाएगा। तो यहाँ अल्फा कार्बन कौन है जिस पर फंक्शनल ग्रुप है, तो देखो OH इससे लगा हुआ है तो ये अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने हैं, 1, 2 और 3। तो ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। आप चेक कीजिए तीनों के तीनों जो बीटा कार्बन है सेम है, ये भी CH3 है, ये भी CH3, ये भी CH3 है। तो तीनों जब बीटा कार्बन एटम सेम है तो किसी भी एक बीटा को आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, चलो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले बीटा को होल्ड करता हूँ, बाकी दो बीटा को जाने देता हूँ। ठीक है, तो अल्फा लूजेस फंक्शनल ग्रुप एंड बीटा लूजेस हाइड्रोजन। तो चलिए यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकल जाए तो बताइए क्या बनेगा, CH2 हो जाएगा, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बरकरार रहेगा। यहाँ C के ऊपर से क्या निकल गया, OH निकल जाएगा, तो C अकेला बचेगा। इस तरफ CH3 उस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ऊपर CH3 उस पर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसकी और इसके लॉस होने की वजह से इन दोनों की वैलेंसीज इनकम्प्लीट है, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यूं इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो ये हो जाएगा 2-मिथाइल प्रो 1-इन। ठीक है, आप चाहे तो बाद में घर पे IUPAC नेम लिखना है, आपको ऑलरेडी आना चाहिए, आप ट्राई करके लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, इसका निकला हुआ H और इसका निकला हुआ OH, H2O यानी वाटर बन करके निकल जाएगा। सही बात है। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड देखिए यूज किया है। मैंने आपसे कहा था कि 3 डिग्री अल्कोहल, देखिए ये OH 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, तो 3 डिग्री अल्कोहल यूज करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का सिर्फ 20% कॉन्सेंट्रेशन लगता है। ठीक है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर लगेगा वो 90 डिग्री यानी 363 केल्विन लगेगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर लिखनी चाहिए, तब जाके आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ 3 एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के हिसाब से। अब थोड़े से और एग्जांपल्स करते हैं जहां पर हम अच्छी तरह से सिक्सेफ रूल भी सीख सके, क्योंकि यहाँ पर एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जहां पर सिक्सेफ रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन ब्यूटेन 2-ऑल। ठीक है, ब्यूटेन 2-ऑल के ऊपर एक्शन करने का है। तो चलिए ब्यूटेन 2-ऑल का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ब्यूट यानी कितने कार्बन होते हैं, 4, एन यानी सिंगल बॉन्ड और सेकंड कार्बन पर अल्कोहल। तो यहाँ से गिनूं या यहाँ से गिनूं, कहीं से भी गिन सकते हैं आप। तो यहाँ से गिनता हूँ तो सेकंड कार्बन और अल्कोहल यानी यहाँ पर OH ग्रुप होगा। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH3। तो अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो ये होता है सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, वरना IUPAC नेम तो दिया हुआ है ही है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2-ऑल। अब इसके ऊपर मुझे एक्शन करना है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। मैं जानता हूँ एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करवा देगा। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन कौन है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है, तो OH ग्रुप इस कार्बन पर है, तो ये हो जाएगा अल्फा कार्बन। अब इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कौन है, ये वाला और ये वाला। ये वाला कार्बन इससे डायरेक्टली कनेक्टेड थोड़ी ना है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसी को बीटा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये भी एक बीटा कार्बन है, यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये भी एक बीटा कार्बन है। अब देखिए ये जो बीटा है इसके पास 3 हाइड्रोजन है और ये जो बीटा है इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ अलग अलग बीटा है, तो मान लेते हैं मैं इसे बीटा 1 कहता हूँ और मैं इसे बीटा 2 कहता हूँ। ठीक है, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन जब भी होता है तो अल्फा और बीटा के बीच में होता है। तो मान लीजिए कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे पूरे बीकर के अंदर जिसके अंदर अल्फा और बीटा 1 के बीच में रिएक्शन हुआ होगा। तो देखिए अल्फा लूजेस फंक्शनल ग्रुप एंड बीटा 1 लूजेस हाइड्रोजन। तो कंपाउंड क्या बनेगा, चलिए बनाता है। तो यहाँ हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, CH के ऊपर से तो OH चले जाएगा तो ये CH एज इट इज हो जाएगा, यहाँ से OH चले गया और बीटा 1 में से हाइड्रोजन गया है तो CH3 का क्या हो जाएगा CH2। अब बैलेंसिंग इनकम्प्लीट होने की वजह से इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ जो कंपाउंड बन रहा है वो हो जाएगा ब्यूट 1-इन। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। और इस समय क्या लॉस हो रहा होगा, वाटर, करेक्ट, HOH इस तरह, यानी ऐसा लिख सकते हैं H एंड OH यानी H2O लॉस हो रहा है। और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिसमें अल्फा कार्बन लूजेस OH एंड बीटा 2 लूजेस हाइड्रोजन। तो चलिए वो प्रोडक्ट बना के देखते हैं कि यहाँ भाई CH3 है वो तो एज इट इज रहेगा,
इसने हाइड्रोजन खोया, CH2 ने एक हाइड्रोजन खोया, तो इसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बचेगा यानी CH हो जाएगा। करेक्ट। आगे वाले CH ने तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप को मतलब वो भी CH ही होने वाला है, एक बॉन्ड पहले से था, दोनों की बैलेंसेस पूरी करनी है तो इसलिए डबल बॉन्ड आएगा, और आगे वाला जो CH है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे होंगे। सही बात है। तो ये जो दूसरा कंपाउंड बना है ये है But2E, ठीक है, और इस समय भी जो निकल रहा होगा वो वाटर ही होगा। तो देखिए बहुत सारे मॉलिक्यूल जब लेते हो तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जहां पर अल्फा और बीटा 1 के बीच में एलिमिनेशन होकर के ये प्रोडक्ट बन रहा होगा, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसमें अल्फा और बीटा 2 के बीच में एलिमिनेशन होकर के ये प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलने की संभावना है। सही बात है। ये हो गया But1 और ये हो गया But2E। क्या दोनों कंपाउंड्स इक्वल अमाउंट में बनते हैं? नहीं, दोनों अमाउंट्स कम ज्यादा बनेंगे। जो ज्यादा बनेगा उसे मेजर प्रोडक्ट कहा जाएगा और जो कम बनेगा उसे माइनर प्रोडक्ट कहा जाएगा। कंसेप्ट क्या कहता है कि इन दोनों कंपाउंड में से जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा वही कंपाउंड ज्यादा बनेगा। तो अगर आप इसको और इसको देखो, दोनों ही अल्कीन है और हम जानते हैं कि अल्कीन की स्टेबिलिटी हम कैसे ढूंढते हैं? बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे पता चलता है? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और उतना ज्यादा उसका स्टेबिलिटी होगा। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप है, करेक्ट। इससे कनेक्टेड कार्बन ये है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स कितने हैं? 2। ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके पास अल्फा कार्बन ये है और ये है, करेक्ट। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन आइटम कितने हो गए? 3 और 3 कितना हो गया टोटल? 6। तो बताइए मुझे किसका अल्फा हाइड्रोजन आइटम ज्यादा है? इसका अल्फा हाइड्रोजन आइटम ज्यादा है, तो इसके अंदर ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा। इसका मतलब इसके अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही होगी, मतलब ये कंपाउंड ज्यादा बनेगा। अगर ये कंपाउंड ज्यादा बनेगा तो मुझे लिखना चाहिए कि ये कंपाउंड मेजर प्रोडक्ट है, और ये कंपाउंड जो है वो कम स्टेबल होगा, इसलिए मुझे लिखना चाहिए कंपाउंड क्या है बेटा? माइनर प्रोडक्ट है, कम बनेगा। ठीक है। अगर आपको किसी वजह से अल्फा हाइड्रोजन ढूंढ के हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट लगाने नहीं आता है तो इसलिए हमने एक रूल भी सीखा था। इस रूल का नाम था सिट्जेफ रूल। सिट्जेफ रूल ये कहता है कि ड्यूरिंग अल्फा बीटा एलिमिनेशन अल्फा लूजेस द फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट, और एक से ज्यादा बीटा होने पर उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालो जिसके पास हाइड्रोजन एटम पहले से ही कम है। यहाँ बीटा के पास 3 हाइड्रोजन है और यहाँ बीटा के पास 2 हाइड्रोजन है। कहाँ हाइड्रोजन कम है? बीटा 2 के पास हाइड्रोजन कम है, तो वहीं से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। तो जब बीटा 2 में से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है। तो अगर आप सिट्जेफ रूल को फॉलो करोगे तो वो हमेशा आपको मेजर प्रोडक्ट का आंसर देगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माइनर प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, माइनर प्रोडक्ट बनता है, बट सिट्जेफ रूल उसका आंसर देता नहीं है। देखिए सिट्जेफ रूल कहता है अल्फा लूजेस OH एंड बीटा लूजेस हाइड्रोजन। कौन सा बीटा लूजेस हाइड्रोजन? जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो आपने यहाँ से रिमूव किया तो मेजर प्रोडक्ट बना। पर अगर आप यहाँ से रिमूव करते जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, जो सिट्जेफ रूल नहीं बोलता है, तो प्रोडक्ट तो बनेगा बट वो एक माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और सिट्जेफ रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आपको लग रहा होगा कि सर क्या बार बार रिपीट कर रहे हैं, बट ये बहुत जरूरी है। रिपीट करूंगा तभी आपके दिमाग में वो सॉलिड हो जाएगा और ये 12th में भी काम आएगा। ठीक है। अगला रिएक्शन देखते हैं, एक्शन ऑफ Al2O3। अच्छा एक और बात हम भूल गए यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखिए। सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर लिखना हम भूल गए, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ये याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है। तो मैं ये रूल एक्सप्लेन करने के चक्कर में भूल गया, डोंट वरी अबाउट इट, होता है कभी कभी, बट आपको एग्जाम में लिख के आना वाला मार्क कर जाएंगे। देखो H2SO4 जो है ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है? आप देख सकते हैं ये 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, करेक्ट। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन लगता है? 60% कॉन्सेंट्रेशन लगता है और टेम्परेचर लगता है 373 केल्विन। तो ये आपको जरूर मेंशन करना होगा। ठीक है। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं, एक्शन ऑफ Al2O3। अब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड नहीं दिया, अब मैंने क्या दिया है? Al2O3। आपको दोनों ही याद रखना है। तो Al2O3 किस पे करना है? देखो 3-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। तो चलिए पहले ये IUPAC नेम से स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्यूट यानी कितने कार्बन? 4, 1 2 3 4। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, तो चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड कर लेंगे। ठीक है। 2 पर ऑल, चलिए यहाँ से गिनते हैं 1 2 पर क्या आएगा? अल्कोहल। और अगर ये 2 है तो ये 3 है और 3 पर क्या आएगा? मिथाइल। तो चलिए इस पर CH3 ग्रुप है। अब कंप्लीट करेंगे तो ये भी CH3 हो जाएगा, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा यूं इस तरह से CH3। तो ये हो जाएगा अपना 3-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। आप इसका नाम लिख सकते हैं। चलिए होमवर्क में मैं आपको कहता हूँ कि चलिए इसका आप कॉमन नेम लिखिए, आपके लिए टास्क है ये। तो इसका कॉमन नेम क्या है? ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ 14 चैप्टर में ये कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है। ठीक है। तो आपको होमवर्क में ये ट्राई करना है। अब देखिए इसके अंदर Al2O3 डालेंगे। हमको पता है Al2O3 भी सल्फ्यूरिक एसिड जैसा ही काम करता है और वाटर लॉस करने में हेल्प करता है, बस ये पाउडर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही होगा। तो अल्फा कार्बन कौन है? जिसके पास अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल का फंक्शनल 20 कार्बन पे है, तो ये अल्फा कार्बन है। इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन ये वाला है और ये वाला है। तो ये भी एक बीटा कार्बन है, ये भी एक बीटा कार्बन है। ये बीटा के पास 3 हाइड्रोजन है और ये बीटा के पास 1 हाइड्रोजन है। तो दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो इसे मैं बीटा 1 कहता हूँ और इसे मैं बीटा 2 कहता हूँ।
ठीक है, चलिए अब रिएक्शन करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स में अल्फा और बीटा 1 के बीच में एलिमिनेशन हुआ होगा और कुछ मॉलिक्यूल्स में अल्फा और बीटा 2 के बीच में एलिमिनेशन हुआ होगा। तो चलिए अल्फा और बीटा 1 का एलिमिनेशन करते हैं। तो अल्फा लूजेस OH एंड बीटा 1 लूजेस हाइड्रोजन। तो क्या होगा, यहाँ का CH3 एज इट इज, CH एज इट इज, नीचे लगा हुआ CH3 एज इट इज रहेगा। अल्फा लूजेस OH तो CH एज इट इज हो जाएगा ना, OH निकल जाएगा और इसका CH3 से कैच गया तो क्या हो जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड तो पहले से था। तो ऐसा कंपाउंड में इन दोनों की बैलेंसेस कंप्लीट नहीं है, इसके लिए इनके उधर क्या आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ से HOH क्या बन के निकलेगा, वाटर बन के निकलेगा। तो एक ही कंपाउंड बनेगा। चलिए इसका मैं IUPAC में लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 3-मिथाइल ब्यूट 1-इन। ठीक है, चलिए अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जहां पर अल्फा और बीटा 2 के बीच में रिएक्शन हुआ होगा। तो अल्फा लूजेस OH एंड बीटा 2 लूजेस हाइड्रोजन। इसके पास तो एक ही हाइड्रोजन है, लूज करने के लिए वो भी खो देगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 एज इट इज रहेगा, C डबल बॉन्ड, नीचे वाला CH3 एज इट इज रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। ठीक है, और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा CH, करेक्ट, और आगे वाला CH3 एज इट इज। तो अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो क्या आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूट 2-इन। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लॉस हो रहा होगा, वाटर ही तो लॉस हो रहा होगा। तो इस तरह से हमको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे क्योंकि अलग अलग बीटा है। सही है, अब बताइए मुझे मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। मैं सिट्जर रूल यूज करके भी बता सकता हूँ या फिर कंसेप्ट, यानी कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, वही ज्यादा बनेगा, वही मेजर प्रोडक्ट होगा, उसके हिसाब से भी बता सकते हैं। तो देखिए अगर हम देखें इसके अंदर, तो इसके पास एक ही अल्फा कार्बन है, उसके पास हाइड्रोजन कितना है, 1। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, कितने अल्फा कार्बन है बेटा, 9 अल्फा कार्बन, आई मीन 9 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 अल्फा कार्बन है और 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब 9 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये बहुत 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 ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा बनेगा और ये कम बनेगा। मतलब ये होना चाहिए अपना मेजर प्रोडक्ट और ये होना चाहिए अपना माइनर प्रोडक्ट। ये मैंने कंसेप्ट के थ्रू बताया, पर अगर आपको हाइपर ये अपना सिट्जर रूल के थ्रू बताना है तो कैसे बताएंगे। सिट्जर रूल क्या कहता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन के दौरान अल्फा लूजेस द फंक्शनल ग्रुप और विच बीटा लूजेस हाइड्रोजन, द वन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बीटा 1 के पास 3 हाइड्रोजन है, बीटा 2 के पास 1 हाइड्रोजन है। तो कौन सा हाइड्रोजन आइटम लॉस होगा, जो कम है, यानी यहां से हाइड्रोजन आइटम लॉस होगा। तो ये अल्फा और बीटा 2 के बीच में जो लॉस होने वाला प्रोडक्ट है, यानी ये वाला प्रोडक्ट है, वो एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जो कि हमने ऑलरेडी कंसेप्ट के थ्रू बता चुके हैं। सही है कि नहीं। और अगर ऐसा नहीं फॉलो करोगे तो यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, जो कि एक माइनर प्रोडक्ट बना के देगा, जो भी हम पहले से लिख चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, सिट्जर रूल अप्लाई करने आ रहा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा और ये रिएक्शन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। एक बात हम फिर भूल रहे हैं कि Al2O3 जो है उसको भी हीट करने के लिए टेम्परेचर लगता है, उसके लिए भी मैंने बताया था। चलो देखिए ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है, ये जो OH ग्रुप है इस कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है। तो बताइए कौन सा डिग्री कार्बन हुआ, 2 डिग्री कार्बन हुआ। तो ये पूरा अल्कोहल कौन सा डिग्री अल्कोहल हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। तो Al2O3 जब यूज करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल में कितना टेम्परेचर लगता है, वो आपको याद रखना है, वो लगेगा 573 केल्विन। ठीक है, वो मैंने टेबल जो बताया था वो टेबल बहुत जरूरी है, उसको याद रखना है आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो हम और भी एग्जांपल्स इस पे कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता और एग्जांपल्स करने की जरूरत होगी, यहाँ पर इतने काफी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो होमवर्क में देखिए मैं आपको दे रहा हूँ, कन्वर्ट ब्यूटान 1 इनटू ब्यूट 1-इन, एक्शन ऑफ Al2O3 ऑन पेंटेन 2-ऑल, एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल, ये प्रोपेनॉल नहीं है, प्रोपेन 1-ऑल, सॉरी प्रोपेन 1-ऑल। ठीक है, हाँ, और एक्शन ऑफ Al2O3 ऑन दिस कंपाउंड। तो आपको ये सभी रिएक्शन सॉल्व करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप IUPAC नेम, कॉमन नेम, सारी चीजें जहां पर भी पॉसिबल होगी आप लिख पा रहे होंगे, इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है तो जरूर मुझसे पूछिएगा। सो स्टूडेंट्स देखिए इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3 टू प्रिपेयर अल्कीन्स। ठीक है, तो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन का नाम देखिए क्या है, डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। तो मैं आपको सभी टर्म्स का मतलब समझाऊंगा एक एक करके। ठीक है, और इस रिएक्शन में हम सीखेंगे कि विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं और उनके वजह से हम डीहैलोजिनेशन का प्रोसेस करते हुए अल्कीन्स कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, डीहैलोजिनेशन का क्या मतलब होता है। डीहैलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ X2
यानी हेलोजन मॉलिक्यूल। X2 मतलब क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल हो सकता है, Br2 हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, I2 एक्सेट्रा। तो ये सब का जब आप रिमूवल करते हो तो इसे हम कहते हैं डिहेलोजिनेशन। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ऑफ विसिनल डायहैलाइड्स, तो विसिनल डायहैलाइड्स समझाने के लिए पहले मुझे आपको एक टर्म सिखाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं डायहैलाइड्स। ठीक है, अब डायहैलाइड्स क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, टू हैलोजन एटम्स attached on कार्बन स्केलेटन। ठीक है, यानी कार्बन का जो चेन होगा उसमें टोटल 2 हैलोजन एटम होने चाहिए। ऐसे सभी कंपाउंड्स को हम डाइहैलाइड्स, डाई यानी 2, हैलाइड्स यानी हैलोजन होने चाहिए। तो अगर देखिए मैं आपसे कहूं कि देखिए ये कार्बन का चेन है, यूं कुछ इस तरह से कार्बन का चेन है, और मैंने आपसे कहा कि इस चेन के अंदर आप कहीं पर भी 2 हैलोजन लगा दो तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, आपके पास 3 पॉसिबिलिटी है कि 2 हैलोजन जो है वो आप किसी भी एक ही कार्बन पर लगा दो, तो एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन लगा सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके पास में। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि कार्बन की चेन अगर मैंने आपको दी है और कहूं कि जाओ इस पे 2 हैलोजन लगा दो, तो आप क्या करेंगे, दोनों हैलोजन एग्जैक्टली बाजू बाजू वाले कार्बन पे लगा देंगे, या तो इन दोनों पे, या तो इन दोनों पे, या तो इन दोनों पे, इस तरह से एग्जैक्टली बाजू बाजू में लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं अगर आपसे कार्बन चेन कहूं और कहूं कि 2 हैलोजन लगाओ, तो आप चाहे जो मर्जी है वहां हैलोजन लगा दो। एक हैलोजन मान लो यहाँ लगा दिया, तो एक हैलोजन कहीं और मान लो यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे करके आपके पास में एट द मैक्स सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी है कि जहां पर आप हैलोजन लगा सकते हैं। दोनों हैलोजन या तो एक ही कार्बन पर लगा सकते हैं, अब चाहे वो कोई भी कार्बन हो, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, उससे मुझे लेना देना नहीं है। तो बोलने की बात यह है कि दोनों हैलोजन आप एक ही कार्बन पर लगा सकते हैं, ये एक कंडीशन हो सकती है, या तो फिर आप दोनों हैलोजन एग्जैक्टली बाजू बाजू यानी एडजेसेंट कार्बन पर लगा सकते हैं, ये बोलने की बात होगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि आप दोनों हैलोजन कहीं पर भी लगा दीजिए। ठीक है, तो इन तीनों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि किसी भी कार्बन चेन के ऊपर आप 2 हैलोजन एटम्स लगा दो। ठीक है, अब मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है कि दोनों जो हैलोजन लगे हुए हैं कार्बन एटम्स पर, वो कार्बन एटम्स टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। पॉसिबिलिटी तो यही है कि दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे होंगे, या तो एडजेसेंट कार्बन पे होंगे, या तो फिर कहीं पर भी होंगे। तो अगर एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन अटके हुए हैं, या फिर एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन जमे हुए हैं, तो ऐसे टाइप की कैटेगरी जो होती है इसे हम जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए मैंने ऐसा यूज किया है कि एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन जमे हुए हैं तो जेमिनल कहना चाहिए। ठीक है, इट्स अ कैटेगरी, इट्स अ टर्म, जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, और अगर आपके दोनों हैलोजन एग्जैक्टली बाजू बाजू में है, बाजू बाजू में मतलब नेबर्स में, नेबर्स मतलब विसिनिटी में, विसिनिटी, इसलिए इसे ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को हम कहते हैं विसिनल। विसिनल का मतलब होता है विसिनिटी, विसिनिटी मतलब बाजू बाजू में, तो ये होता है विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, और ये जो तीसरी कैटेगरी है जहां पर हैलोजन का कोई अता पता ही नहीं है, दोनों हैलोजन है पर कहां है किसी को कुछ पता नहीं है, इसका मतलब इसे हम कहेंगे नॉट स्पेसिफिक डाइहैलाइड। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आएगा कि 3 टाइप के डाइहैलाइड्स हो सकते हैं। डाइहैलाइड्स मतलब क्या, 2 हैलोजन लगे हुए होने चाहिए कार्बन चेन पर, 3 टाइप के होंगे, एक ही कार्बन पर जमे हुए होंगे तो जेमिनल, एग्जैक्टली बाजू बाजू में होंगे तो विसिनल, और कहीं पर भी होंगे तो उसे कहेंगे नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, तो हमको कौन से डाइहैलाइड्स यूज करने हैं, हमको सिर्फ विसिनल डाइहैलाइड्स यूज करना है, हमको जेमिनल नहीं यूज करना है, हमको नॉट स्पेसिफिक वाला भी यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ विसिनल डाइहैलाइड से काम है। तो उम्मीद करता हूं पहले आप साइड में बुक में आपके नोट्स बना करके ये इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे, और उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि विसिनल डाइहैलाइड्स के अंदर हम कैसे डीहैलोजिनेशन करते हैं और कैसे उसको अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मैं आपको जनरल रिएक्शन बताता हूं। तो देखिए विसिनल डाइहैलाइड जो होता है इसका जनरल रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, कि विसिनल डाइहैलाइड कुछ ऐसा दिखाई देगा, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड तो रहा ही होगा, ऐसा कुछ कंपाउंड होगा, इस कार्बन पर भी हैलोजन होगा। ठीक है, लेट मी राइट एक्स, कोई भी हैलोजन हो सकता है, और सेम हैलोजन उसके बाजू वाले एग्जैक्टली बाजू वाले कार्बन पर भी होगा। तो देखिए ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जिनमें एडजेसेंट कार्बन पर 2 हैलोजन लगे हुए होते हैं उसी को हम प्यार से विसिनल डाइहैलाइड्स ऐसा कहते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि विसिनल डाइहैलाइड्स का कॉमन नोमेनक्लेचर थोड़ा सा अलग होता है। इनके नोमेनक्लेचर में हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं अल्काइलिन डाइहैलाइड, ऐसा शब्द यूज करते हैं। इसमें देखिए अल्काइलिन के अंदर जो इन वर्ड दिखाई दे रहा है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है कि इन है तो यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये कॉमन नेम है। मैंने आपसे पहले भी कहा था जो कॉमन नोमेनक्लेचर्स होते हैं इनके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं होता है। तो इसके लिए जो इन लिखा हुआ है, ये इन का सिर्फ इतना मतलब है कि भाई ये अल्कीन बना करके देगा,
पर क्या इसमें पहले से अल्कीन होता है? नहीं, इसलिए इसका नाम अल्काइलिन डाइहैलाइड ऐसा रखा गया है। तो डोंट वरी अबाउट इट, इसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करना है अपने को, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर सिर्फ एक जिंक मेटल ऐड करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा हीट कर देता हूँ। तो जिंक मेटल की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। और जिंक मेटल बहुत अच्छी तरह से जिंक हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है। तो जिंक क्या करेगा, ये दोनों ही हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और जिंक क्लोराइड ZnX2, अगर यहाँ पर दोनों क्लोरीन होते तो ZnCl2 बनता, अगर यहाँ दोनों ब्रोमीन होते तो ZnBr2 बनता, अगर यहाँ दोनों आयोडीन होते तो यहाँ पर ZnI2 बनता। इस तरह से जिंक हैलाइड बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों हाइड्रोजन अगर यहाँ से जिंक के साथ चले गए तो आपको नहीं लगता ये दोनों कार्बन जो है उनके पास अब ऐसे कुछ बॉन्ड बचे होंगे? तो देखिए ये दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे तो इनकी वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएंगी, तो जिनकी वजह से यहाँ पर क्या आना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो इस तरह से यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो होगा अल्कीन और साइड में निकल जाएगा ZnX2। बहुत सिंपल रिएक्शन है, सिर्फ आपको जिंक मेटल डालना है ऑफ कोर्स पाउडर्ड फॉर्म में और हीट करना है थोड़ा सा, तो आपका कंपाउंड हो जाएगा तैयार, ठीक है। इसका एग्जांपल भी मैं आपको लेके बता सकता हूँ। जैसे अगर समझिए ऐसा कुछ कंपाउंड होता CH2, इसके वाले पे क्लोरीन लगा हुआ है, इसके वाले पे भी क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये एक विसिनल डाइहैलाइड की कैटेगरी में आ जाता। तो चलिए इसका कॉमन नेम लिखता हूँ। देखिए कॉमन नेम यूज करना है अल्काइलिन डाइहैलाइड। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 2। तो अल्क के जगह क्या लिखेंगे? ईथ, ठीक है। अल्क का मतलब क्या होता है? रूट वर्ड होता है ना, तो यहाँ 2 कार्बन है तो ईथ, और बाकी का वर्ड कॉपी करेंगे तो ये हो जाएगा इथाइलिन डाई, क्लोरीन है तो क्लोराइड लिखना चाहिए, राइट। तो ये हो जाएगा इथाइलिन डाइक्लोराइड। अगर आपको ये नाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है कॉमन नेम, तो डोंट वरी अबाउट इट, आप IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। लॉन्गेस्ट नेम सिलेक्ट कर लीजिए, नंबरिंग कहीं से भी किए तो 1 2 ही आएगा। तो IUPAC में आएगा 1,2 डाइक्लोरो, 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये उसका IUPAC नेम है, दैट इज 1,2 डाइक्लोरो ईथेन। सही बात है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है? सिर्फ एक जिंक मेटल डालना है, ठीक है। जैसे ही जिंक मेटल डाल के आप इसको हीट करेंगे, ये जिंक इस क्लोरीन और इस क्लोरीन दोनों क्लोरीन को एक साथ ले लेगा तो बनाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2, करेक्ट। तो ये जो CH2 है वो एज इट इज रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH2 एज इट इज रहेगा। अब दोनों क्लोरीन निकल जाने की वजह से यहाँ पर वैलेंसीज की कमी हो चुकी है, इसके लिए यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इस तरह से यहाँ पर आपको इथीन बना करके मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन मिलता है कि मेन प्रोडक्ट इथीन और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड। बहुत आसान सा रिएक्शन है, इसके ऊपर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकता है, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, आप घर पे ट्राई करना, इसके ऊपर ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए एग्जांपल नंबर 2 में कहा गया है कि एक्शन ऑफ जिंक ऑन प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड। तो देखिए प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड ये कॉमन नेम दिया गया है। प्रोप का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन, ठीक है, और डाइब्रोमाइड का होता है 2 ब्रोमीन होना। अब 2 ब्रोमीन, ये इन वर्ड यूज किया है तो क्या इसके अंदर डबल बॉन्ड होगा क्या? नहीं, ये कॉमन नेम है, अल्काइलिन डाइहैलाइड जैसा एक नाम है ना। तो ये जो है वो विसिनल डाइहैलाइड, ये हमको हिंट मिलता है कि ये जो है वो विसिनल डाइहैलाइड है। तो विसिनल डाइहैलाइड का मतलब होता है बाजू बाजू के कार्बन पर ब्रोमीन होना। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है? या तो दोनों ब्रोमीन एक यहाँ हो सकता है, या तो एक यहाँ हो सकता है। बट फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे हो सकता है क्या? नहीं, फिर वो नॉट स्पेसिफिक हो जाएगा, होना तो बाजू में ही चाहिए। तो चलिए यहाँ ले सकते हैं या तो यहाँ ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं दोनों यहाँ पर ले लेता हूँ कि एक ब्रोमीन इस पर है और एक ब्रोमीन इस पर है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH3। हमें पता चलता है कि ये एक विसिनल डाइहैलाइड है और इसके ऊपर हमें जिंक का एक्शन करना है, ठीक है। हमें पता है इसको हीट करना है, तो जिंक क्या करेगा? दोनों ब्रोमीन को एक साथ खींच के लेके जाएगा, बन जाएगा ZnBr2। सही बात है। तो यहाँ देखिए CH3 एज इट इज रहेगा, आगे जो CH है वो एज इट इज रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH2 एज इट इज रहेगा। दोनों वैलेंसीज यहाँ से कम हो गई है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आना चाहिए कि नहीं, सो दैट उनकी वैलेंसीज कंप्लीट हो जाए। तो अगर इसका मैं नाम लिखूं तो ये हो जाता है प्रोपवन, या फिर मैं सिंपली प्रोपीन भी लिख सकता हूँ। और इसका जो है कॉमन नेम दे रखा है तो IUPAC नेम लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली अगला रिएक्शन देखते हैं। ऐसा लिखा गया है कि कन्वर्ट 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन इनटू कोई अल्कीन। तो देखिए करके देखते हैं 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन क्या होता है। ब्यूट यानी 4 कार्बन, एन यानी सिंगल बॉन्ड, कहीं से भी गिनेंगे तो 2 और 3 यही पोजीशन आने वाली है। तो यहाँ पर क्लोरीन लेते हैं, यहाँ पर भी क्लोरीन लेते हैं, डाइक्लोरो चाहिए ना। ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH3। तो चलिए भाई इसके अंदर हम जिंक डालते हैं और इसको हीट करते हैं। तो जिंक दोनों क्लोरीन को ले भागा जाएगा, बनेगा ZnCl2। तो यहाँ पर आपको कंपाउंड जो बनेगा कुछ यूं इस तरह से बनना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ रहा होगा। ये होगा अपना ब्यूट-2-इन, सही बात है। तो ये हो जाएगा, इसका नाम लिख देते हैं 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। इसका हम लोग ब्यूटिलीन डाइक्लोराइड ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि बाद में दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर भी तो हो सकते थे, यहाँ पर भी तो हो सकते थे, एक्सेट्रा। तो ऐसे बड़े बड़े कॉमन नेम्स जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इसके लिए लिखते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ IUPAC नेम लिखते हैं, दैट्स इट,
ठीक है। कॉमन नेम आप कभी भी नहीं लिखेंगे तो चलता है, बट IUPAC नेम तो कम से कम आपको लिखना ही चाहिए। हाँ, कोई बात अलग है कि कहीं पर जरूरी होता है कॉमन नेम लिखना, फेमस नेम लिखना, तो आपको लिखना चाहिए। तो ठीक है, इतना याद रखना, आपको कोई कॉमन नेम नहीं आता है तो ऑल्टरनेटिवली ऑन सेफर साइड यू शुड कम टू नो इट्स IUPAC नेम, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ये रिएक्शन कंप्लीट किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 4 एंड लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्कीन। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम करने वाले हैं फ्रॉम अल्काइंस, अल्काइन से बनाने वाले अल्कीन को बाय पार्शियल रिडक्शन, रिडक्शन भी कह सकते हैं या हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं। देखिए अब रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन ये शब्द आप ऑलरेडी सुन चुके हैं जब मैंने अल्केन चैप्टर चालू किया था, वहां पर भी हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन किया था, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया था, और हम लोग ने सैचुरेटेड कंपाउंड बनाया था। उम्मीद करता हूं आपको अल्केन चैप्टर के बारे में इतना नॉलेज तो होगा, आपने प्रैक्टिस भी की होगी तो आपको याद भी होगा। उसे सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, और रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। वहां पर हम लोग ने प्लैटिनम, पैलेडियम, रैनी निकल ये सारे कैटलिस्ट भी यूज किए थे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ करने वाले हैं, बट थोड़ा सा आपको एक गो थ्रू करवाता हूँ। देखिए अल्काइन से हमको क्या बनाना है, अल्कीन बनाना है, ये अपना एम है। बट हमने इसके पहले भी ऐसा रिएक्शन किया था कि अल्काइन मान लेते हैं, एक जनरल रिएक्शन में यहाँ पर लिखता हूँ फिर से कि हमने अल्केन चैप्टर के दौरान क्या सीखा था कि अल्काइन जो होता है कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हो H2, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं हाइड्रोजनेशन या फिर रिडक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाने के लिए इसके अंदर हमको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं, पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं। जब प्लैटिनम और पैलेडियम भी यूज करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाता है। बट अगर आप रैनी निकल ऐसा कैटलिस्ट यूज करते हैं तो आपको जो है वो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर का कंडीशन लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने सीखी है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, दो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर ऐड होने वाले हैं, मतलब इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखो यहाँ पर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड जनरेट होगा, यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड जनरेट होगा। दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ को आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ को आएगा, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कहते हैं अल्कीन। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये था कि रिएक्शन जब अल्काइन के ऊपर करते हो हाइड्रोजनेशन का तो अल्कीन बनता है, बट रिएक्शन यहाँ पर खत्म नहीं होता है। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट अल्कीन। ये क्या करता है, अल्कीन एक बहुत रिएक्टिव और वापस से एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और इस वक्त आपके रिएक्शन वेसल के अंदर हाइड्रोजन गैस होगा, कंज्यूम तो नहीं हो गया होगा पूरा का पूरा, अभी भी हाइड्रोजन गैस तो पड़ा ही होगा उसके अंदर, और आपके वेसल के अंदर कैटलिस्ट भी पड़े होंगे, यानी प्लैटिनम, पैलेडियम अगर आपने यूज किया है तो रूम टेम्परेचर पे, अगर आपने रैनी निकल यूज किया है तो रैनी निकल पड़ा हुआ होगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। ठीक है, ये कंडीशंस लिखनी पड़ती है बार बार, इसके लिए मैं लिख देता हूँ फटाफट। ठीक है, यूं तो ये क्या होता है, फिर से इसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, तो जो एक पाई बॉन्ड और बचा हुआ है वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे पहले से दो हाइड्रोजन थे, यहाँ का जो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ एक नया सिग्मा बॉन्ड जनरेट होगा, यहाँ भी एक नया सिग्मा बॉन्ड जनरेट होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा, और इस तरह से यहाँ पर हमको जो कंपाउंड मिलता है पूरी तरह से सैचुरेटेड कंपाउंड यानी अल्केन कंपाउंड मिलता है। तो जब हम अल्काइन का हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन रिएक्शन करने बैठते हैं तो अल्कीन बनता है, पर रिएक्शन अल्कीन पर नहीं रुकता है। अल्कीन फिर से आगे चले जाता है रिएक्शन में और अपने आप को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो रिएक्शन है या रिडक्शन है या फिर हाइड्रोजनेशन है, ये जो है वो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन है, इसे मैं कहता हूं कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, क्योंकि रिएक्शन पूरा आगे तक जाता है और अल्केन अपना लास्ट प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट अल्कीन, मैं लिख देता हूं यहां पर, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट अल्कीन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देख पा रहे थे अल्केन चैप्टर के दौरान। ठीक है, बट फिलहाल अपना एम क्या है, अल्काइन से अल्केन बनाना अपना एम नहीं है, अब अपना एम है अल्काइन से अल्कीन बनाना। तो आपको नहीं लगता मुझे रिएक्शन अल्कीन पर स्टॉप करना चाहिए, तो इसलिए मुझे कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं करके आधा हाइड्रोजनेशन करना चाहिए, सो दैट अल्कीन पर रिएक्शन रुके। तो आधा हाइड्रोजनेशन करना है, इसका मतलब क्या करना है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना है या फिर पार्शियल रिडक्शन करना है। पार्शियल का मतलब होता है बीच में रोकना, आधा अधूरा। ठीक है, तो इस तरह से मुझे आधा हाइड्रोजनेशन करना है। तो क्या हम सेम कैटलिस्ट वगैरह यूज करेंगे तो आधा रिएक्शन होगा क्या, नहीं। अगर आप कंडीशंस कैटलिस्ट सब कुछ सेम रखेंगे तो आधा रिएक्शन नहीं होगा, कंप्लीट हो जाएगा ना पूरा रिएक्शन। तो आपको कुछ नया टेक्निक सोचना पड़ा। तो अब वो नया टेक्निक क्या है, तो ये जरा रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि नया टेक्निक हमने क्या यूज किया। देखिए जरा एक सेकंड रफ कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम करने वाले हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन। चाहे तो आप ये सब चीजें भी रिवाइंड करके आपके बुक में मेंशन कर सकते हैं, बट ठीक है, खैर पार्शियल वाला देखते हैं। हम अल्काइन लेंगे, ठीक है,
इसके अंदर ऑफकोर्स हाइड्रोजनेशन करना है तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे, बट अब जो कैटलिस्ट हम यूज करने वाले हैं उसे हम चेंज कर देंगे। अगर आप प्लेटिनम, पैलेडियम या रैनी निकल यूज करोगे तो रिएक्शन अल्कीन बनेगा, अल्कीन से अल्काइन बनेगा, तो वो कैटलिस्ट हमारे काम नहीं आने वाला है, क्योंकि वो कंप्लीट रिडक्शन करने में काम आता है। ठीक है, हमको तो पार्शियल करना है। तो अब हमें क्या यूज करना चाहिए, देखिए हमें यूज करना चाहिए पैलेडियम ऑन कार्बन। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं पैलेडियम ऑन कार्बन। इसका मतलब क्या है कि पैलेडियम का जो मेटल होगा इसके ऊपर हम लोग चारकोल का ऐसा लेयर बना देंगे। ठीक है, चारकोल का यानी कोल का, है ना, हम लोग यहाँ पर ऐसा लेयर बना देंगे पैलेडियम के प्लेट पे। ऐसा पैलेडियम हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल पैलेडियम। ठीक है, या फिर पैलेडियम एक्टिवेटेड बाय चारकोल, ऐसा भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, बट ऐसा लिख के आना है पैलेडियम ऑन कार्बन। ठीक है, और इसको यूज करना है इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन। क्विनोलिन, ठीक है, क्विनोलिन एक कंपाउंड है, चाहे तो मैं आपको क्विनोलिन का स्ट्रक्चर भी बता सकता हूँ। क्विनोलिन ऐसा एक हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोलिन। यहाँ पर नाइट्रोजन है रिंग के अंदर, इसलिए मैं कहता हूँ इसे हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये बेंजीनॉइड कैटेगरी का भी है, क्योंकि इसमें 2 6 मेंबर की रिंग दिखती है। सही है, तो ये मैं जरा फिर से रब कर देता हूँ कि क्विनोलिन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सपोज किसी वजह से क्विनोलिन नहीं आता है तो आप सल्फर कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड यूज कर सकते हैं। मैं याद रखता हूँ BaSO4 वो बेरियम सल्फेट। हम सल्फर कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड यूज कर सकते हैं, बट BaSO4 बहुत आसान है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए BaSO4 इज बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो पैलेडियम ऑन कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन और इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। जब ऐसा कैटलिस्ट आप यूज करते हैं तो इस कैटलिस्ट का एक नाम है, इसे हम कहते हैं लिंडलर्स, LINDLARS, लिंडलर्स कैटलिस्ट। मुझे पता है थोड़ा सा नाम अजीब है, पर ये फॉरेन साइंटिस्ट है तो इसका नाम ऐसा ही होगा। ठीक है, तो याद रखिए पैलेडियम ओवर कार्बन टू बी यूज्ड अंडर द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन, or it can be used under the presence of BaSO4 and this catalyst is called as a Lindlar's catalyst। ठीक है, Lindlar's catalyst यूज करेंगे। अब इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो अल्कीन मिलेगा, ठीक है, कि यहाँ पर आपको जो अल्कीन मिलेगा, ऑफ कोर्स ये ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड वो तो ऑलरेडी वहीं पर है। सही है, तो ये जो नए 2 बॉन्ड जनरेट हुए हैं ना, ये वाले, ठीक है, मैं अलग कलर से शो करता हूँ। ये नए जो बॉन्ड यहाँ पर जनरेट हुए हैं एक पाई बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से, वो कुछ इस तरह से, ये 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस तरफ को जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ को जाएगा। ठीक है, देखिए आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो अल्कीन है, दोनों हाइड्रोजन अल्कीन के एक साइड पर है? याद आ रहा है, कुछ ऐसा हमने किया था कि ऐसी आइसोमेरिज्म जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी स्पेस में जो एटम्स अरेंज हुए हैं वो उनका पोजीशन देखिए, वो दोनों डबल बॉन्ड के एक ही साइड अरेंज हुए हैं। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बनता है इसे हम कहते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से आपको जो भी टाइप का अल्कीन मिलेगा, अगर उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, सुनिए ध्यान से, पूरा स्टेटमेंट सुनिए, जब आप ये रिएक्शन करते हैं और आपको जो अल्कीन मिलता है, अगर उस अल्कीन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, अब कैसे पॉसिबल होगी हमको पता, कैसे पता चलेगा कि वो पॉसिबल है कि नहीं? तो मैंने आपको रूल्स बताए थे कि सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड को होल्ड करना चाहिए, उसके बाद में उसके पेरिफेरल ग्रुप्स को चेक करना चाहिए, दोनों चेक पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आपको देखना चाहिए कि वो सिस कंपाउंड है या ट्रांस कंपाउंड है। ठीक है, तो जब तक आपके कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का वेरिफिकेशन नहीं होता है, आप सिस ट्रांस बता सकते नहीं है। तो पहले जब ये रिएक्शन करेंगे आप, तो अल्कीन के अंदर आप चेक करिए कि वो अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता सकता है कि नहीं, और अगर बता सकता है तो ध्यान से सुनिएगा, ये मेथड के थ्रू सिर्फ और सिर्फ सिस अल्कीन बनाया जा सकता है। ट्रांस अल्कीन इस मेथड के थ्रू कभी बनता ही नहीं है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्यों सिस ही बनता है, ट्रांस क्यों नहीं बन सकता है? इन सब का जो राज है वो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर छुपा हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में इस लेवल पर नहीं बताया गया है, कि 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के दिमाग का थोड़ा सा बाहर का बात है इसका मैकेनिज्म डिस्कस करना। जैसे जैसे आप हायर स्टैंडर्ड्स में आओगे, जैसे आप BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे केमिस्ट्री के पूरे फील्ड में जाओगे, तब आपको धीरे धीरे इनके मैकेनिज्म आएंगे। बट राइट नाउ एट द मोमेंट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। दैट इज वाई आपको सिर्फ याद रखना है कि इस रिएक्शन के दौरान हमको यहाँ पर सिस अल्कीन मिलता है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं इसके बेसिस पे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया है कि एक्शन ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट ऑन इथाइन। तो देखिए इथाइन क्या होता है, 2 कार्बन वाला अल्काइन होता है। तो इथाइन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसे प्यार से कॉमन नेम में एसिटिलीन भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, कॉमन सेंस है। और IUPAC नेम अगर हम लिखे तो इथाइन तो ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, अब इसके ऊपर लिंडलर्स कैटलिस्ट का एक्शन करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि लिंडलर्स कैटलिस्ट कब काम करता है, जब इसके अंदर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डालें।
तो हाइड्रोजन ऐड करना है और फिर लिंडलर्स कैटलिस्ट का काम करना है। लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या होता है, ये पलेडियम ओवर कार्बन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट भी ले सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्विनोलिन लिख रहा हूँ, क्विनोलिन, ठीक है। आप चाहे तो बेरियम सल्फेट भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर जो अल्कीन बनेगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, और रिएक्शन वही रुक जाएगा, अल्कीन पर ही रुक जाएगा। पर अगर आप लिंडलर्स कैटलिस्ट की जगह दूसरा कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं, जैसे खाली पलेडियम या प्लैटिनम या रेनी निकल, तो अल्केन तक जाता रिएक्शन, तो उसको अवॉइड करने के लिए तो हमने लिंडलर्स कैटलिस्ट का यूज किया है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो आपका जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH2, और ये भी हो जाएगा CH2, ये बन गया आपके पास में अल्कीन, ठीक है। अब ये अल्कीन 2 कार्बन वाला है, इसलिए मुझे इसका नाम लिखना चाहिए, ये है इथीन, ठीक है। तो इस तरह से मुझे इथीन मिलता है, ये एक एडिशन रिएक्शन है एक टाइप का, क्योंकि ये इसमें ऐड हो रहा है और साइड प्रोडक्ट हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आप लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करते हैं तो आपको जो अल्कीन मिलता है, अगर उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो जो अल्कीन मिलेगा वो सिस अल्कीन मिलेगा। तो पहले तो ये चेक करना होगा कि नहीं कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं। तो चलिए जरा इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने की कोशिश करता है। तो देखिए डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से आएंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करने के लिए क्या बताया था कि पहले कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को होल्ड करिए, फिर इंडिविजुअली जो कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है उनके पेरिफेरल ग्रुप्स को चेक करिए। तो इस कार्बन के पेरिफेरल ग्रुप्स कौन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो पेरिफेरल ग्रुप्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए कि डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, क्या इसके पेरिफेरल ग्रुप्स डिफरेंट है, नहीं, इनके पेरिफेरल ग्रुप्स सेम है। अगर पेरिफेरल ग्रुप्स सेम होते हैं तो चेक पॉइंट फेल हो गया आपका, मतलब ये कंपाउंड आइसोमेरिज्म बता ही नहीं सकता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता ही नहीं सकता, ठीक है। अब जब कंपाउंड आइसोमेरिज्म बता ही नहीं सकता तो सिस ट्रांस का कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये जो कंपाउंड है इसके आगे आपको सिस अल्कीन लिख के नहीं आना है, क्योंकि सिस ट्रांस तो होता ही नहीं है, ये सिंपली अल्कीन ही है, ठीक है। जिस किसी में भी पॉसिबल होगा उसके आगे आपको सिस वर्ड लिख के आना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपके सामने, जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो रहा होगा, तो आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। कि जैसे मैंने लिखा है एग्जांपल नंबर 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। जैसे एक्शन ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट ऑन लेट मी से ब्यूट-2-आइन इस कंपाउंड में होगा। देखिए ब्यूट-2-आइन क्या होता है, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 सेकेंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, यानी कुछ इस तरह से होगा। तो ये हो जाएगा CH3, ये भी हो जाएगा CH3। तो इसको मैं कहूंगा ब्यूट-2-आइन, ठीक है। चलिए इसके ऊपर में लिंडलर्स कैटलिस्ट कब काम करेगा, जब हम हाइड्रोजन का गैस डालेंगे और यहाँ पर लिंडलर्स कैटलिस्ट लिखते हैं, पलेडियम ओवर कार्बन। तो लास्ट टाइम मैंने क्लोरीन लिया था, तो ऐसे ही मैं यहाँ पर BaSO4 ले रहा हूँ, यही बताने के लिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको दोनों ही कंपाउंड जो है वो राइट मिलेंगे, ठीक है। अब ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो कहाँ एक्ट करेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पर एक्ट करेंगे। एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये CH3 एज इट इज, यहाँ क्या था C, उस पर एक हाइड्रोजन आएगा तो वो हो जाएगा CH, ट्रिपल बॉन्ड विल बिकम डबल बॉन्ड, करेक्ट है। यहाँ क्या था C, उस पर एक हाइड्रोजन आएगा तो हो जाएगा CH। इस तरह से हमारे दोनों ही हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो चुके हैं और आगे वाला CH3 जो है वो भी एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ पर ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसका नाम हम लिख सकते हैं ब्यूट-2-ईन, ठीक है। पर याद रखना लिंडलर्स कैटलिस्ट से जो अल्कीन बनेगा, अगर उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो सिस कंपाउंड बनेगा। तो पहले चेक करते हैं इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल करने के लिए इसको एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखता हूं मैं, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को लिखता हूं ऐसे, 4 बॉन्ड्स होंगे ऐसे, करेक्ट है। तो इस वाले कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है, चलो वो लिख दिया मैंने यूं इस तरह से। इस वाले कार्बन के पास में भी एक हाइड्रोजन ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, यूं इस तरह से मैंने लिख दिया, चलो ठीक है। तो देखिए डबल बॉन्ड को आपने क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। फिर एक एक कार्बन को इंडिविजुअली पकड़िए और उसके पेरिफेरल ग्रुप्स को चेक कीजिए। तो इसके पेरिफेरल ग्रुप्स कौन है, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है। क्या इनके पेरिफेरल ग्रुप्स अलग है, हाँ हाइड्रोजन और मिथाइल एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पर फर्स्ट चेक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो आपको दूसरा भी क्लियर करना है, एक पे ही नहीं रुकना है। यहाँ देखिए कि यहाँ जो कार्बन है इसके पेरिफेरल ग्रुप चेक कीजिए, हाइड्रोजन है और मिथाइल है, क्या वो दोनों एक दूसरे से अलग है, हाँ। तो ये सेकंड चेक पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब इसके अंदर मैं कह सकता हूं कि ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताने के लायक है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों मिथाइल ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड के सेम साइड पर है, देखिए, और दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के सेम साइड पर है। तो सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो ये जो कॉन्फिगरेशन है वो क्या है, सिस, ठीक है। और अगर एक जगह को मैं फ्लिप कर दूं, CH3 ऊपर कर दूं, H नीचे कर दूं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो यहाँ पर सिस ट्रांस दोनों बनेंगे,
कि सिर्फ सिस बनेगा, तो याद रखिए लिंडलर्स कैटलिस्ट हमको सिर्फ और सिर्फ सिस कंपाउंड बना के देता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जब आप ब्यूटूइन बनाएंगे तो आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर ऐसा ब्यूटूइन के आगे सिस लिख सकते हैं कि सिस ब्यूटीन बनेगा मेंशन करने के लिए, या तो फिर आप सच में सिस ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये CH3 जो है वो दोनों साइड सेम साइड रहेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो या तो आप सिस मेंशन करके आइए या तो ऐसा स्ट्रक्चर बना के आइए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा बड़ी अच्छी तरह से। क्लियर है? अब देखिए हमको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि भाई अगर हम लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करेंगे अल्काइन के ऊपर तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन या फिर पार्शियल रिडक्शन तो होगा ही, बट हमको सिर्फ सिस अल्कीन मिलेगा अगर उस अल्कीन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो। और अगर हमको ट्रांस अल्कीन चाहिए होगा तो हमको क्या करना चाहिए? तो ये क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने के लिए टेक्स्ट बुक में एक और छोटा सा रिएक्शन दिया हुआ है कि देखिए अगर आप अल्काइन लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इसको अल्कीन में बनाने के लिए आपको पार्शियल रिडक्शन तो करना ही पड़ेगा। कंप्लीट रिडक्शन से तो ये सीधा अल्केन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो रिएजेंट क्या है? वो रिएजेंट है सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, या फिर इसको बहुत लोग लिक्विड अमोनिया भी बोलते हैं, बट मैं तो लिक्विड अमोनिया समझता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा लिक्विड NH3। अमोनिया इज अ गैस बट उसको लिक्विफाई किया जाता है, तो उसके अंदर हम सोडियम मेटल डालेंगे। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब अमोनिया सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये कंपाउंड बनाता है सोडा अमाइड NaNH2, ऐसा सोडा अमाइड ऐसा कंपाउंड बनाता है। तो देखिए ना इसमें से एक छट्टा हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, एक नेसेंट हाइड्रोजन बाहर आता है। ठीक है, तो जब मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ ना, तो ये भी 2 बार, तो नेसेंट हाइड्रोजन भी कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। करेक्ट। तो यहाँ से इसकी वजह से क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, और जब नेसेंट हाइड्रोजन इसके अंदर रिएक्ट करता है तो यहाँ पर आपको जो अल्कीन मिलता है, करेक्ट है, वो ट्रांस अल्कीन मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर आप सोडा लिक्विड अमोनिया और सोडियम यूज करेंगे तो आने वाला नेसेंट हाइड्रोजन जब अल्काइन से रिएक्ट करेगा तो आपको यहाँ पर ट्रांस अल्कीन मिलेगा। अगर मिलने वाला अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो जो अल्कीन मिलेगा वो ट्रांस अल्कीन मिलेगा। और अगर आपको सिस अल्कीन चाहिए तो आपको लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करना चाहिए। लिंडलर्स कैटलिस्ट हाइड्रोजन डालने के बाद ऐड किया जाता है, और ये जो रिएजेंट हमने यूज किया है ये आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाता है। याद कीजिए एक वर्ड मैंने आपको सिखाया था, इन सीटू रिएक्शन। इन सीटू का मतलब क्या होता है, ये दोनों रिएक्ट करेगा और जो कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा वो अपने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, मतलब फ्रेशली प्रिपेयरिंग ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो हमने इसके पहले भी 2 नेसेंट हाइड्रोजन फ्रेशली प्रिपेयर किए थे, बट ये रिएजेंट यूज करके नहीं किए थे, कुछ और रिएजेंट यूज करके किए थे। अल्कीन चैप्टर में मैंने बताया था कि हाउ टू प्रिपेयर 2 नेसेंट हाइड्रोजन। मैंने बताया था आपको कि जिंक के ऊपर अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्शन करेंगे तो ZnCl2 बनेगा और वहां पर 2 नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट होगा। तो वहां पर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू 2 नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट किया था, यहाँ पर सोडियम और लिक्विड अमोनिया से 2 नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट किया है। अलग अलग कंपाउंड है बट काम तो वही कर रहे हैं कि 2 नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। बट यहाँ पर हम लोग जिंक और HCl यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ऐसा नहीं करना है। अपने को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है बुक में, ऐसे ही दिया गया है कि अल्काइन के ऊपर जब भी ये हाइड्रोजनेशन करेंगे आपको सोडियम और लिक्विड अमोनिया करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, बट यही फॉलो करना चाहिए क्योंकि यही आपको एग्जैक्ट मैकेनिज्म और एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट देता है जो अपने को चाहिए होता है, और एग्जैक्ट प्योरिटी ऑफ कंपाउंड देता है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा मेथड है, इसलिए हम लोग ये अल्काइन पे यूज करते हैं। अगर जिंक HCl से अच्छा मेथड मिलता तो हम लोग वो यूज करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं कि सिस अल्कीन चाहिए तो अगर आपको सिस अल्कीन चाहिए तो लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करना चाहिए, और अगर ट्रांस अल्कीन चाहिए तो आपने सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया यूज करना चाहिए। तो इसके ऊपर भी 2-3 एग्जांपल देख ही लेते हैं। तो देखिए एक्शन ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया ऑन इथाइन। तो इथाइन कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, जिसका कॉमन नेम एसिटिलीन भी होता है। ठीक है, इथाइन उसका IUPAC नेम। तो इसके अंदर क्या ऐड करना है, ऐसा एरो पे लिखना होगा सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। ठीक है, यूं इस तरह से। अब यहाँ से 2 नेसेंट हाइड्रोजन आता है, इन दोनों का रिएक्शन क्या है वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था, लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि यहाँ से आने वाले 2 हाइड्रोजन है, एक इस कार्बन पर जाएगा एक इस कार्बन पर जाएगा, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी यहाँ पर सीधा बन सकते हैं आप इथीन। अब मुझे बताइए कि इथीन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए इथीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आप इस कार्बन के पेरिफेरल ग्रुप्स को चेक करेंगे तो दोनों सेम है। अगर पेरिफेरल ग्रुप सेम है तो ये कंपाउंड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बता सकता। तो जब ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता ही नहीं सकता तो सिस और ट्रांस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए यहाँ पर जो कंपाउंड मिलेगा उसका नाम सिर्फ इथीन लिखना है, इसके अंदर सिस ट्रांस ऐसी कोई कैटेगरी होती नहीं है।
तो उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सिस ट्रांस हम कब लिखते हैं, जब उस कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा तब। ठीक है, अब जैसे अगला एग्जांपल देखिए, एक्शन ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया ऑन ब्यूट-2-आइन। तो ब्यूट-2-आइन कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C वापस से आएगा CH3, दिस इज नथिंग बट ब्यूट-2-आइन। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक्शन कर दिया किसका, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया का। तो आपका इसको रिएक्शन तो लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा। तो आपका कंपाउंड बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो ये बना आपके पास में ब्यूट-2-ईन। अब देखिए क्या ये अल्कीन के पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, तो देखने के लिए हमको करना पड़ता है डबल बॉन्ड। यहाँ पर 4 बॉन्ड्स होंगे, इसके पास एक H है, एक CH3 है, इसके पास भी एक H है, एक CH3 है। तो देखिए इसका पेरिफेरल ग्रुप्स अलग है और इसका भी पेरिफेरल ग्रुप्स अलग है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, मतलब ये जो कंपाउंड है वो सिस फॉर्मेट में भी हो सकता है, ट्रांस फॉर्मेट में भी हो सकता है। बट ये रिएजेंट यूज किया है हमने सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, तो कौन से फॉर्मेट में आंसर मिलेगा, ट्रांस फॉर्मेट में आंसर मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा ट्रांस फॉर्मेट में। देखिए मुझे ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा कि देखिए सेम ग्रुप्स आर ऑन ऑपोजिट साइड। देखिए सेम ग्रुप्स आर ऑन ऑपोजिट साइड, है ना, मैंने बताया था सेम ग्रुप्स आर ऑन ऑपोजिट साइड वो ट्रांस बनता है। सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड होगा तो क्या बनता है, सिस। ऐसा होगा तो सिस, सिस ऐसा ऐसा होगा तो फिर क्या बोलेंगे उसको, ट्रांस। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि डांस करेगा ना ऐसा तो ट्रांस बनेगा। तो डू रिमेम्बर इट, क्या ऐसा ऑपोजिट साइड पर होगा ना तो ट्रांस। तो यहाँ पर जो कंपाउंड मिलेगा आप चाहे तो ऐसे ड्रॉ करके आ सकते हैं ट्रांस कंपाउंड, या तो फिर ऐसा लिख के आएंगे और इसके आगे ट्रांस लिख के आएंगे। ठीक है, तो भी आपको चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ में मैंने अल्कीन चैप्टर के अंदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।